एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। इसका एक लेक्चर हो गया है, ये सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे विद समरी, ठीक है। पहले लेक्चर में बताया कि किस तरीके से सेल साइकिल होती है, क्या क्या फेजेस होते हैं, इंटरफेस क्या है, माइटोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट सीधे करेंगे कहाँ से, मियोसिस से करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस। The production of the offspring by sexual reproduction, including the fusion of two gametes each with the complete haploid set of the chromosome, ठीक है। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अगर वो गैमेट बनाते हैं, जो गैमेट बनता है, ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है। किसकी हेल्प से गैमेट बनाते हैं? मियोसिस की हेल्प से बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है कोई, वो क्या बना रहा है? गैमेट बना रहा है, गैमेटोजेनेसिस कर रहा है। मीन्स हैप्लॉइड गैमेट ही रहेंगे, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, ठीक है। बट अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो जो गैमेट बन रहा है वो हैप्लॉइड होगा। वो किसकी हेल्प से कर रहा है? मियोसिस की हेल्प से कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसका जो बोल सकते हैं क्रोमोसोम नंबर है, वो हाफ जाएगा किसमें? उसके गैमेट में, ठीक है। गैमेट में हमेशा हाफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं, किसके अकॉर्डिंग? बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं आगे। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। जो गैमेट्स किससे बन रहे हैं? डिप्लॉइड सेल से बन रहे हैं। किसकी हेल्प से? मियोसिस से। मान लीजिए डिप्लॉइड सेल के पास क्या है? 46 क्रोमोसोम है, तो सिर्फ जब उसके गैमेट बनेंगे, मियोसिस होगा, तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे? गैमेट्स में जाएंगे। मतलब कि ये है कि जब भी मियोसिस से, ठीक है, गैमेट बन रहा है, किससे बन रहा है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से। उसका क्रोमोसोम नंबर जो भी होगा ऑर्गेनिज्म के पास, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास, उसका हाफ क्रोमोसोम नंबर कहाँ मिलेगा? गैमेट में मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। This specialized kind of the cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis, ठीक है। ये जो सेल डिवीजन है ये क्या है? बहुत स्पेशल टाइप का है। जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे जब भी अपना गैमेट बनाएंगे, किसकी हेल्प से बनाएंगे? मियोसिस से, ठीक है। क्यों मियोसिस की हेल्प लेंगे? इसलिए लेंगे क्योंकि जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा गैमेट में कितना जाएगा? हाफ जाएगा। मान लीजिए ये 2n है, ठीक है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। जब भी वो गैमेट बनाया तो हाफ गया क्रोमोसोम नंबर, मिस आधा हो गया। जब इस सेल ने क्या किया? आगे चल के सेल डिवीजन किया, मिस मियोसिस किया, तो बोल सकते हैं कि जो डॉटर सेल है उनके पास क्या है? हाफ क्रोमोसोम नंबर है। तो ये देख सकते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो मियोसिस होता है ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, हैप्लॉइड फेज आता है, ठीक है। जब भी कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर लाइफ साइकिल बोल सकते हैं कि डिप्लॉइड है, ठीक है, वो 2n है, उसका जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या है? 2n के फॉर्म में है। जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जब भी गैमेट बनाएगा, तो किसकी हेल्प से बनाएगा? मियोसिस करेगा। क्योंकि गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। चाहे ऑर्गेनिज्म उसकी पूरी लाइफ हैप्लॉइड वाला हो, चाहे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, जब भी गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा हमेशा हैप्लॉइड होंगे, और जाइगोट जो बनेंगे वो हमेशा डिप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। तो जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जब भी गैमेट बना रहे हैं तो मियोसिस कर रहे हैं। लेकिन जब दो गैमेट आके मिल रहे हैं, मेल और फीमेल, आगे चल के जो जाइगोट है वो क्या बन रहा है? फिर से डिप्लॉइड बन रहा है। तो इसका मतलब कि मियोसिस क्या कर रहा है? गैमेट बना के हाफ हाफ क्रोमोसोम कर दिया। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसने क्या किया? फिर से डिप्लॉइड वाले स्टेज को ला दिया। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन क्या करता है? रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज इन दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्लॉइड, ठीक है। आगे देखते हैं। वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। हम मियोसिस यहाँ पे देख सकते हैं जो गैमेटोजेनेसिस कर रहे हैं, चाहे प्लांट चाहे एनिमल। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की, वो उनका जो बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, मीन्स वो डिप्लॉइड होती है। जब भी वो गैमेट बनाएंगे ना वो मियोसिस करेंगे। अगर हम एनिमल्स की बात कर ले तो वो भी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब भी वो गैमेट बनाएंगे तो क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। तो जब प्लांट हो गए चाहे एनिमल हो गए, ठीक है, जब भी गैमेट्स बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मियोसिस कर रहे हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। मियोसिस से क्या होता है कि जब भी गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। मीन्स किसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा। किससे कंपेयर करें? पेरेंट सेल से कंपेयर करें, ठीक है। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। कुछ की फीचर से मियोसिस के बारे में देखते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशनल cycle of the nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second but only a single cycle of DNA replication, ठीक है। meiosis जो है इनमें दो साइकिल होती हैं, सीक्वेंस में चलता है। पहले मियोसिस फर्स्ट आएगा फिर मियोसिस सेकंड आएगा। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सिर्फ एक सिंगल साइकिल में होगा। मतलब कि पहले इंटरफेस हुआ होगा, ठीक है, जिसमें G1
SG2 फेज वो होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट आ गया, देन मियोसिस सेकेंड हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में, आप सीधे कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा मियोसिस फर्स्ट में, फिर सीधे मियोसिस सेकेंड में। मतलब कि जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यस फेज में हो रहा है, इंटरफेज के, लेकिन एक बार ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिन एट द एस फेज। जो मियोसिस फर्स्ट है ये तब शुरुआत होगी जब पेरेंटल क्रोमोसोम ने क्या किया है, रेप्लिकेट कर दिया डीएनए को, कहाँ, इंटरफेज के यस फेज में। मतलब कि क्या होगा, पहले इंटरफेज होगा, फिर कौन होगा, मियोसिस फर्स्ट होंगे, फिर होगा मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो इंटरफेज में भी 3 फेजेस होते हैं, G1 हो गया, यस, G2 फेज होगा। यस फेज में ही क्या होगा, जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उसने क्या किया है, या बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए क्या किया है, डुप्लीकेट किया, अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है। अब यहाँ से जो भी डुप्लीकेटेड डीएनए या क्रोमोसोम है वो सीधे पार्टिसिपेट करेंगे मियोसिस फर्स्ट में, फिर मियोसिस सेकेंड में। मतलब कि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बस एक बार होगा यस फेज में। ठीक है, Meiosis involve the pairing of the homologous chromosome and the recombination between non-sister chromatin of the homologous chromosome। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे पेयरिंग होगी होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस का मतलब एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे एक क्रोमेटिड हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम ये हो गया इस तरीके से। तो अब क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, पेयरिंग होगी। ठीक है, लेकिन ये कैसे होंगे, होमोलॉगस होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जो बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन है या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिन ऑफ होमोलॉगस। ये क्या है, इसकी बहन है, सिस्टर क्रोमैटिन लग रही है, ये इसकी बहन होगी, दोनों एक दूसरे की क्या है, बहन है। लेकिन इनके बीच में नहीं होगा रिकॉम्बिनेशन होगा एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम मिस होमोलॉगस क्रोमोसोम में होगा, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिन, मतलब कि इसका इसके साथ क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये देखिए नॉन सिस्टर है, इसके लिए ये इसकी बहन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की बहन है, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर हैं, लेकिन इनके बीच में, ठीक है, होमोलॉगस तो है क्रोमोसोम बट नॉन सिस्टर, यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। हमने माइटोसिस में देखा था कि सिंपली माइटोसिस हुआ और एक सेल से 2 बन गए। खास बात ये थी माइटोसिस की कि जितने भी क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट थे पेरेंट सेल में उतने ही जो 2 सेल बने हैं प्रोजेनी सेल उनमें भी सेम था, ये इक्वेशन डिवीजन था। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, कि एक सेल से क्या होंगे, 4 सेल बनेंगे यहाँ पे मियोसिस में। लेकिन यहाँ पे अगर 2n है, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 46 है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, n होंगे, हैप्लॉइड होंगे मीन्स 23। ये क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, कि जो पेरेंटल सेल का जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा वो आधा आधा किस में देखने को मिलेगा, जो प्रोजेनी सेल है उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेजेस। जो मियोटिक के इवेंट है, ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग फेजेस में देखने को मिलेंगे, जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, फिर मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट में भी क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट होगा। इसके बाद मियोसिस सेकेंड जो होगा, प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, इस तरीके से होगा। मैं मोर बोल सकती हूँ कि मोर कन्वेंशनली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो मियोसिस सेकेंड है ना, ये सेम एज माइटोसिस है। ठीक है, जैसे हमने माइटोसिस में सारी कहानियाँ देखी हैं वैसे सेम कहाँ होगा, मियोसिस सेकेंड में होगा। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है ना, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा प्रोफेज फर्स्ट को ही टारगेट में रख के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, देखिए प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं 4 फेजेस होंगे, प्रोफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा, टेलोफेज फर्स्ट होगा। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट में देखते हैं, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। जो प्रोफेज फर्स्ट होंगे किसके, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट जो होंगे ये लॉन्गर होंगे। ठीक है, और बोल सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्स होंगे एज कंपेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज से। ठीक है, अगर हम माइटोसिस के प्रोफेज से बात करें तो मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स भी हैं और बड़े भी, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा है। It has been further subdivided into following 5 phases based on the chromosomal behavior। ठीक है, जो बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट है, ये 5
इनका सब डिवीज़न हुआ, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये हुआ क्रोमोसोमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मतलब क्रोमोसोम का जिस तरीके से बिहेवियर देखने को मिलेगा प्रोफेज फर्स्ट में, उसके अकॉर्डिंग इनके सब डिवीज़न हुए प्रोफेज फर्स्ट के। अब देखिए क्या है 5, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। लिप्टोटीन की बात करते हैं। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब हम लिप्टोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ईजिली विजिबल होंगे। ठीक है, द कॉम्पैक्टेशन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लिप्टोटीन। यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्टली यहाँ पे पैकेजिंग होता रहेगा क्रोमोसोम का, किसमें, लिप्टोटीन में। ठीक है, दिस इज फॉलो बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड जाइगोटीन। मतलब लिप्टोटीन में कुछ नहीं था, आप अगर नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको जितने भी क्रोमोसोम है आपको इजीली लाइट माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। और जो प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन है इनमें क्या होगा, कॉम्पैक्टेशन होगा, या बोल सकते हैं कंडेंसेशन हो रहा है, किसका, क्रोमोसोम का हो रहा है। अब यहीं पे इतना ही हो कि फिर दूसरा बोल सकते हैं जो दूसरा सब डिवीजन था अब वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज जाइगोटीन। अब देखिए जाइगोटीन में क्या होता है, During this stage, the chromosome start pairing together and this process of association का synapsis। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होंगी वो क्या करेंगे, पेयरिंग करने लगेंगे, मीन्स जोड़ा बनाने लगेंगे अपना। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया, एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलॉगस होंगे। अब क्या कर रहे हैं, ये पेयरिंग बनाने स्टार्ट कर दिए, दोनों जोड़ा बनाने स्टार्ट कर दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, इस स्टेज में जाइगोटीन में जैसे स्टार्ट हुआ जाइगोटीन वाला स्टेज, इसमें देखने को मिलेगा कि जो भी क्रोमोसोम होंगे वो अपना क्या बनाने लगेंगे, पेयर बनाने लगेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, जाइगोटीन में होगा। ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो इस तरीके से जो पेयरिंग हुई है हम इनको देख के ये बता सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम है, होमोलॉगस है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देख रहे हैं इस स्टेज को, जाइगोटीन वाले स्टेज को, तो हमको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। मीन्स यहाँ पे ये देखिए क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, अब एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया इसके जस्ट बगल में। अब ये इन्होंने क्या किया, अपना पेयरिंग कर लिया, इनके साथ जोड़ा बना लिया। तो इसी स्ट्रक्चर को जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एकदम कॉम्पैक्ट होंगे, इसे हम बोलेंगे सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad। ठीक है, जब इस हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, अगल बगल जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम थे उन्होंने क्या किया, पेयरिंग कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा बना लिया होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देख के हम क्या बोल सकते हैं, बाइवेलेंट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो क्रोमोसोम ने पेयरिंग किया है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्राड। टेट्राड किसको देख के बोलेंगे, देखिए मान लीजिए ये देखिए क्रोमोसोम एक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा क्रोमोसोम होमोलॉगस है। अगर हम बाहर से देख रहे हैं पेयरिंग की, इसे हम बाइवेलेंट कह सकते हैं सिर्फ। अगर टेट्राड देखेंगे तो किसके अकॉर्डिंग, क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, दो, तीन, चार क्रोमैटिड हो गए, तो इसको हम टेट्राड क्रोमैटिड को देख के कहते हैं। ठीक है, However, there are more clearly visible at next stage। जो बाइवेलेंट है या फिर टेट्राड है बहुत अच्छे से विजिबल होंगे नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, जाइगोटीन में क्या हुआ, सिनेप्सिस हुआ, मींस पेयरिंग हुआ। ठीक है, इसके अलावा सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स भी बना। जब यहाँ पे पेयरिंग हो गया, जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोलते हैं सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा हम इसको जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से तो देखने को मिलेगा कि बाइवेलेंट है या टेट्राड है। अब यही बाइवेलेंट या फिर टेट्राड इजिली हमको विजुलाइज होंगे जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है जिसका नाम है पैकेटीन, उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। अब तक हमने देखा जो प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन, जाइगोटीन दोनों स्टेज कैसे थे, बहुत शॉर्ट थे। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो अब आने वाला नेक्स्ट स्टेज है जिसका नाम है पैकेटीन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या थे, शॉर्ट थे। आगे देखते हैं पैकेटीन में क्या होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। इस स्टेज में अब हम अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे कि बाइवेलेंट क्या है, टेट्राड क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको पेयरिंग इसका देख रहे हैं तो क्या है, बाइवेलेंट है। ठीक है, अगर हम टेट्राड के फॉर्म में देखेंगे तो एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, तीन, 4 क्रोमैटिड हो गए। तो इस स्टेज में हमको देखने को मिलेगा कि जो 4 क्रोमैटिड हैं, ठीक है, ईच बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट हो गया, अब एक बाइवेलेंट हो गया, 4 क्रोमैटिड जो होंगे ईच बाइवेलेंट के क्या होंगे, इजीली यहाँ पे हमको
दिखेंगे, क्लियरली विजुअलाइज होंगे। ठीक है, हमको टेट्राड कब देखने को मिलेंगे? पैकेटीन में हमको इजीली विजुअलाइज होंगे। बने कहाँ है? जाइगोटीन में, लेकिन अगर हमको विजुअलाइज करना है माइक्रोस्कोप में तो देखने को कहाँ मिलेंगे? पैकेटीन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, this stage is characterized by appearance of recombination nodule at the site at which crossing over occur between non-sister chromatid of the homologous chromosome। ठीक है, इस स्टेज की बात, सबसे खास बात ये है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में, उनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अब यही नॉड्यूल, अब आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सचेंज मटेरियल, यहीं पे नॉड्यूल जो बने हुए, आगे चल के यहीं पे एक्स करके स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम लोग कैस्मेटा कहेंगे। अभी हम यहीं पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा हुआ, इसने क्या किया? पेयरिंग कर लिया। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग, ये पेयरिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा? कुछ यहाँ का जो मटेरियल होगा ये यहाँ पे चला गया और यहाँ का यहाँ चला गया, मिस एक्सचेंज हो गया मटेरियल का। ठीक है, कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस स्टेज की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा। ठीक है, पहली चीज़। अब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल वहाँ पे बनेगा जहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसके बीच में? नॉन सिस्टर। ये तो इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये दोनों एक दूसरे की बहन हो गई ना। लेकिन नॉन सिस्टर क्या होंगे? जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, जो इसमें क्रोमैटिड है, एक दूसरे के लिए बहन नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। ये देखिए, होमोलॉगस है, एक जैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है, या फिर बोल सकते हैं जो एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में होगा? सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होगा, नॉन सिस्टर, ये इसके लिए बहन नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ इनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा इनसे। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, और कुछ नहीं एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व का रिकॉम्बिनेज। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। मान लीजिए ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? होमोलॉगस क्रोमोसोम है, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, जो भी क्रॉसिंग ओवर होगा एक एंजाइम की हेल्प से होगा, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। जो रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होंगे? उसी पॉइंट पे जुड़े होंगे। क्रॉसिंग ओवर सब कुछ कहाँ खत्म हो जाएगा? पैकेटीन में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वहाँ पे जुड़े होंगे। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट एक्सचेंज किया है दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इससे क्या होगा? बस जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है पैकेटीन में। ठीक है, बोल सकते हैं कि एक वो जो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बस यही वाला पार्ट दूसरे वाले, बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, या दूसरे वाले जो बाइवैलेंट, या बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बस ये वाला पार्ट क्या होगा? जुड़ा होगा। ठीक है, कम एट द एंड ऑफ पैकेटीन। ठीक है, अब देखते हैं, ये ओवर हो गया पैकेटीन। अब देखते हैं डिप्लोटीन। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेस होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। ठीक है, बोल सकते हैं कि जो शुरुआत होगी चौथी स्टेज, दैट इज डिप्लोटीन। ठीक है, इसकी शुरुआत में ही क्या हो जाएगा कि जो भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया इनके बीच में। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो अब क्या होगा डिप्लोटीन में कि डिसोल्यूशन होगा। जो भी सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बने अब धीरे धीरे क्या होंगे? खत्म होंगे, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वही वाला पार्ट क्या होगा? अभी भी वही वाला पार्ट क्या होगा? वहाँ पे जुड़ा होगा क्रॉसिंग ओवर के पास। ठीक है, अब यहीं पे एक स्ट्रक्चर बनेगा एक्स शेप का, जिसको हम कैजमेटा कहते हैं। कैजमेटा कहाँ बना? डिप्लोटीन में। ये जो बोल सकते हैं बाइवैलेंट जो टेट्राड है, ठीक है, ये जो डिप्लोटीन स्टेज में जैसे आएंगे सब कुछ क्या होगा? धीरे धीरे जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे? डिसोल्यूशन हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी जो
बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, अभी भी जुड़ी है कहाँ पे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है बस वहीं पे जुड़ी हुई है, बाकी हर जगह से फ्री हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं दिस यक शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैस्मेटा, जो भी जहाँ पे जुड़ा हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिन। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है, जहाँ पे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, अभी भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक यक शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम कैस्मेटा कहते हैं। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ठीक है, अगर हम oocytes की बात करते हैं, जो फीमेल में जो गैमेट बनाती हैं जो सेल, उन्हें बोलते हैं oocytes। ठीक है, अगर वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो जो डिप्लोटीन स्टेज है कई महीनों में खत्म होती है या कई सालों तक खत्म, मतलब कि जब मियोसिस होता है फीमेल में, जब बोलते हैं oocyte क्या बना रही है, गैमेट बना रही है, ओगोनिया बना रही है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि यही जो डिप्लोटीन स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की, यहीं पे क्या हो जाएगी, कुछ टाइम तक स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तब आगे चल के स्टार्ट होगा सेल डिवीजन। जैसे कि हम बात करते हैं फीमेल की। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अगर उसके पेट में या फिर बोल सकते हैं उसके वोम में अगर कोई फीटस में क्या है, कोई फीमेल है, ठीक है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओगोनिया क्या करती है, धीरे धीरे oogenesis करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये आके यहीं पे डिप्लोटीन जो स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की या फिर बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट की, डिप्लोटीन स्टेज पे ही क्या हो जाएंगी, अरेस्ट हो जाएंगी। जब प्यूबर्टी आएगी उसके बाद से यहीं से क्या करेंगी, आगे जितने भी बोल सकते हैं डाइकाइनेसिस हो गया, मेटाफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकंड तक, ये जितने भी हैं ये सारे प्रोसेस करके तब जाके क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो फीटस है, फीमेल फीटस है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब उसमें क्या हो सकता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि उसमें ओगोनिया है, उसने क्या किया, बस आधा ही थोड़ा सा स्टेप किया है, कहाँ तक, डिप्लोटीन तक, यहाँ पे करके वो अरेस्ट हो गया है। बाकी जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी जब आने वाली रहती है उसके बाद से क्या होगा, आगे की जितने भी स्टेज हैं वो कवर करके फिर जाके गैमेट बनता है, फिर आगे चल के ओवम या बोल सकते हैं ओवर रिलीज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डायाकाइनेसिस। ठीक है, जो आखिरी स्टेज है किसका, मियोटिक फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा। जो कैस्मेटा कहाँ बना है, डिप्लोटीन स्टेज में, जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, कहाँ बना था, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, किसमें, होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। अब वो जो एक्स स्ट्रक्चर है उनका भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, किसमें, डायाकाइनेसिस में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से हो गए हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं मियोटिक स्पिंडल भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे इसमें से निकल रहे हैं और क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आए ही क्यों थे, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके, जो भी जेनेटिक मटेरियल था एक दूसरे के बीच में क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे कैस्मेटा बन गया। अब क्या हुआ, डाइकाइनेसिस में वो भी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होंगे, धीरे धीरे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। By the end of diakinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down। ठीक है, अगर end of the diakinesis की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। सबसे खास बात ये लिखी गई है, डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन है मेटाफेज का। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में क्या होगा, इस तरीके से जो भी क्रोमैटिड हैं, जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस तरीके से आ जाएंगे। तो क्या ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है। ठीक है, डायकाइनेसिस में हमको यही देखने को मिलेगा कि सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अब धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि अब आगे क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। मेटाफेज फर्स्ट, द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर प्लेट। ठीक है, जो बाइवैलेंट यहाँ पे क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। मान लीजिए सेल है तो इसके इक्वेटर पे आके सब क्या हो जाएंगे, एक जैसे यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले कहाँ, अपोजिट पोल, जो भी स्पिंडल कहाँ अटैच हो रहे हैं, जो सेंट्रियोल होंगे वहां से अटैच होंगे, किससे, काइनेटोकोर से। क्योंकि काइनेटोकोर ही क्या है, वो साइट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, या बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स को जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं, जो सेंट्रियोल है उनसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एनाफेज फर्स्ट की बात करते हैं। द होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे अभी भी जुड़े होंगे, उनके बीच में जो सेंट्रोमियर है वो भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कि क्रोमोसोम देखिए ये है, तो ये क्या है, बीच में सेंट्रोमियर है जो एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड को जुड़े हुआ है, ठीक है। ये तो सेपरेट हो गए एक दूसरे से, लेकिन अभी भी ये जो बोल सकते हैं सेंट्रोमियर है ये ब्रेक नहीं। अगर ये सेंट्रोमियर टूट जाता तो एक ये दूसरे पोल पे चला जाता सेल में, ये दूसरे पोल पे चला जाता, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में इसको देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, पूरी तरीके से कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, जो भी क्रोमोसोम थे। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, देखिए इस तरीके से अलाइन हो गए, ठीक है। बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे आके जितने भी क्रोमोसोम थे होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, देखिए यहाँ पे होमोलॉगस साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर गए, अलाइन हो गए, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये वाला देखिए क्रोमोसोम इधर हो गया, ये वाला देखिए इधर हो गया, सेपरेट हो गए, लेकिन अभी भी सेंट्रोमियर देखिए टूटा नहीं है, अलग नहीं हुए हैं। जो क्रोमेटिड है किसी एक क्रोमोसोम के अभी भी अलग नहीं हुए हैं। देखिए एक क्रोमोसोम देखिए इस तरीके से होता है, बीच में सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड होगा। अगर ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो ये क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे, तब ये दूसरे दूसरे पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। आप एक पोल यहाँ पे एक यहाँ पे। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम तो क्या हुए, सेपरेट हो गए, मींस अपोजिट पोल पे चले गए, लेकिन अभी भी सेंट्रोमियर टूटा नहीं है, इसीलिए क्रोमोसोम के पास अभी भी क्रोमेटिड प्रेजेंट है, ठीक है। एनाफेज में क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अब टेलोफेज फर्स्ट को देखते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, न्यूक्लियर जो खत्म हो गए थे, कब, प्रोफेज फर्स्ट में, अब क्या हो गए, दोबारा से आना स्टार्ट हो गए। साइटोकाइनेसिस फॉलोइंग दिस स्टेज एज ए डायड ऑफ द सेल, फिर इसके बाद क्या होगा कि जब सारी चीजें बन जाएंगी वापस से दोबारा एक सेल में क्या हो जाएगा, आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, ठीक है, एनाफेज में है। अब जैसे टेलोफेज आएगा ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस से दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो टेलोफेज फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि जो भी एनाफेज में जो भी क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं अब क्या होंगे, इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मींस साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एनाफेज में ये देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। They do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus, मतलब कि जो भी यहाँ पे ये स्टेट है इसके बाद इंटरफेस न्यूक्लियस नहीं आएगा, ठीक है। The stage between the two meiotic division is called interkinesis, ठीक है। जो स्टेज होगा दो मियोटिक डिवीजन के बिटवीन, ठीक है, बीच में जो आएगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में कोई एक स्टेज आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। मतलब कि अभी जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, जो यहाँ पे दो सेल बने हैं, अब ये इंटरफेज में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस है के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या है, डिस्पर्स्ड है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी बने हुए जैसे प्रोफेज फर्स्ट हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज, टेलोफेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवाइड हो गया, एक सेल से दो बन गए, ठीक है। तो देखा गया कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अब इंटरफेज में नहीं जा रहे हैं, अब ये जाएंगे इंटरकाइनेसिस स्टेज, एक आएगी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो इसमें जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में एक शॉर्ट लिव्ड छोटा सा एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। देखते हैं। इज जनरली शॉर्ट, ये छोटा होता है, ठीक है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस, सबसे खास बात कि जब इंटरकाइनेसिस होता है तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब कि क्या होगा, पहले इंटरफेज आया होगा G1S G2 फेज, इसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर इंटरकाइनेसिस होगा, फिर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ होगा, ठीक है। इंटरफेज से जब भी सेल आगे के लिए डिवीजन के निकला होगा तो इसके जो यस फेज है यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट डबल हो गया। इसने सीधा पार्टिसिपेट किया मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, दो यहाँ पे सेल बन गए, अब वो सेल ना इंटरफेज में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक स्टेज आएगा जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, शॉर्ट टाइम के लिए आता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, इस स्टेज में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। इस इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेज आएगा, मियोसिस सेकेंड आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड एज मच
सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। इंटरकाइनेसिस के बाद कौन आएगा, प्रोफेज सेकंड आएगा, किसका, मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड आएगा, ठीक है। इस जो प्रोफेज सेकंड है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट, मतलब कि जो मियोसिस सेकंड का प्रोफेज है सेकंड, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ना लिप्टोटीन होगा ना जाइगोटीन होगा, ये सारी कोई स्टेजेस नहीं आने वाली हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। प्रोफेज सेकंड, meiosis second is initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated, ठीक है। जो meiosis second होगा ये तुरंत फौरन ही क्या होगा, जो साइटोकाइनेसिस में जो यहाँ पे सेल इस तरीके से क्या हो गए, डिवाइड हो गए हैं, अब इसके तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है पूरी तरीके से इलोंगेटेड नहीं हुआ, तुरंत यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो क्रोमोसोम है अभी भी यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में, अभी पूरे तरीके से इलोंगेटेड नहीं हुए हैं, तो इसके बाद छोटा सा एक इंटरकाइनेसिस फेज आएगा। इसके बाद मियोसिस सेकंड का कौन आ जाएगा, प्रोफेज सेकंड आ जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि जो भी इसमें क्रोमोसोम है अभी पूरी तरीके से इलोंगेटेड नहीं हुए हैं, अब यहाँ पे मियोसिस सेकंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इन कंट्रास्ट टू द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिसेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। जो कंट्रास्ट बोला है कि जिस तरीके से मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा कि सारी चीज़ें कितनी टिपिकल थी, ठीक है, लेकिन जो मियोसिस सेकंड एकदम सेम काम करेगा जैसे कि माइटोसिस में प्रोफेज कर रहा था, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे तो जो जिस तरीके से प्रोफेज में हो रहा था वही सेम अब मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड में होगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो मियोसिस सेकंड है ये सेम एज माइटोसिस है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सब क्या होंगे, फिर से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कंपैक्ट, फिर से क्रोमोसोम क्या होगा, कंपैक्ट होगा, उलझेगा, कंडेंस्ड होगा, ठीक है। Metaphase second, at this stage the chromosome align at the equator and the microtubule from the opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of the sister chromatid, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता था कि जितने भी क्रोमोसोम थे कहाँ अलाइन करते थे, इक्वेटर पे, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट है। काइनेटोकोर एक ऐसा साइड है जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते थे और कहाँ जुड़ते थे, जाके सेंट्रियोल से जुड़ जाते थे अपोजिट पोल के, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाते थे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो मेटाफेज सेकंड है मियोसिस सेकंड का, इसमें भी क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं ये क्या करेंगे, इक्वेटर पे अलाइन कर जाएंगे। जो भी माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, जो भी निकले हैं माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ से, जो अपोजिट साइड पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, स्पिंडल्स, वहां से निकल के कहाँ जुड़ रहे हैं, जो क्रोमोसोम है या जो क्रोमेटिड के पास जो काइनेटोकोर है वहां पे जाके जुड़ रहे हैं। मतलब कि काइनेटोकोर ही एक ऐसी जगह है क्रोमोसोम में या फिर क्रोमेटिड के पास जिससे क्या करते हैं, सेंट्रियोल तक माइक्रोट्यूब्यूल जो गए हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं चाहे मियोसिस फर्स्ट हो मियोसिस सेकंड, दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, दैट इज एनाफेज सेकंड में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस splitting of the centromere of each chromosome which are hold the sister chromatic together, allowing them to move towards the opposite pole of the cell by the shortening of the microtubule attached to kinetochore। यहाँ पे देखिए एनाफेज सेकंड में क्या होगा, जैसे एनाफेज सेकंड आएगा तुरंत जो भी सेंट्रोमियर थे, जो क्रोमोसोम को जोड़े हुए थे सेंट्रोमियर, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटिड है ये जुड़ी हुई थी क्रोमोसोम में, ये क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड अब अलग अलग पोल पे चली जाएंगी, ठीक है। अब तक क्या था, हमने एनाफेज फर्स्ट में देखा था कि क्रोमोसोम क्या थे, सेपरेट तो हो गए, लेकिन अभी इनका सेंट्रोमियर टूटा नहीं था, मतलब कि यहाँ पे क्रोमेटिड क्या थी, पास पास थी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड क्या थी, पास पास थी, लेकिन जैसे ही एनाफेज सेकंड आएगा यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होंगे क्रोमोसोम के वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से जो अब सिस्टर क्रोमेटिड थी अब क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी सिस्टर क्रोमेटिड जब अलग होंगी तो जो भी इनमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, जो काइनेटोकोर जोड़ के रखा वो भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल पे लेके चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गया, पहले मेटाफेज फर्स्ट में सब अलाइन थे कहाँ, इक्वेटर पे, जैसे ही एनाफेज फर्स्ट आया यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो गए, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम में जिससे यहाँ पे बोल सकते हैं जो सेंट्रोमियर है अभी ये टूटा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड है अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम तो सेपरेट होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो टूट जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर में, देखिए प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, किसका, क्रोमोसोम का हो गया। मेटाफेज में यहाँ पे देखिए सेम एज यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेटर पे अलाइन हो गया क्रोमोसोम। एनाफेज सेकंड में देखिए क्या हुआ, एनाफेज सेकंड में ये हुआ कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो ही रहे हैं, अलग अलग पोल पे जा रहे हैं अपोजिट पोल पे, लेकिन जो बोल सकते हैं सेंट्रोमियर हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में वो भी क्या हो गए, टूट गए। जैसे यहाँ पे देखिए मेटाफेज सेकंड में देखिए कि क्रोमोसोम क्या अलाइन हुए हैं, ठीक है, अभी भी यहाँ पे जो काइनेटोकोर है इसने जोड़ के रखा माइक्रोट्यूब्यूल को, किससे जोड़ा, सेंट्रियोल से जोड़ा और स्पिंडल फाइबर बन चुका है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब एनाफेज सेकंड आएगा तो जो भी यहाँ पे बोल सकते हो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम के बीच, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो ये वाला पार्ट अपोजिट पोल पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट अपोजिट पोल पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो एनाफेज सेकंड है, क्रोमोसोम तो सेपरेट हो ही रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो देखिए सेंट्रोमियर टूट रहा है यहाँ पे एनाफेज सेकंड में, जिसकी वजह से यहाँ पे बोल सकते हो जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो भी क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों जुड़े हैं किसकी हेल्प से, सेंट्रोमियर से, ठीक है। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा वाला है। अब जैसे यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे पोल पे चला जाएगा, ये अपोजिट पोल पे चला जाएगा। तो बोल सकते हैं एनाफेज सेकंड में कि क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और सिस्टर क्रोमैटिड भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट रहा है एनाफेज सेकंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है टेलोफेज सेकंड। Meiosis end with the telophase second, in which the two group of the chromosome once again get enclosed by a nuclear involved cytokinesis followed by resultant formation of tetrad cell, that is the 4 haploid daughter cell, ठीक है। अब बोल सकते हैं जो टेलोफेज सेकंड है मियोसिस सेकंड का, ये एक पूरा आखिरी स्टेज है, किसका, मियोसिस का आखिरी स्टेज है। इसमें देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पे क्रोमैटिड अलग अलग हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पोल्स पे आ गए। अब इनके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो भी डिसअपियर हुए थे किसमें, प्रोफेज सेकंड में, ठीक है, अब क्या होंगे, दोबारा से आने स्टार्ट हो जाएंगे एनाफेज सेकंड में। अब इसके आगे क्या होगा कि जब इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आ गए, न्यूक्लियस आगे रिपेयर हो गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मिस सेल यहाँ से डिवाइड होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 इनके सेल बन गए, ये वाला भी सेल डिवाइड होकर 2 हो गए। एट द एंड देखने को मिलेगा कि जब मियोसिस सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल देखने को मिलेंगे, कि मतलब कि एक पेरेंटल सेल जो था डिप्लॉइड था, अब एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड क्या दे रहा है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पहला कि प्रोफेज फर्स्ट पे कंडेंसेशन हो गया, मेटाफेज में सब कुछ अलाइनमेंट हो गया, एनाफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम क्या हुआ, सेपरेट हो गए, लेकिन सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ, इस वजह से सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे टेलोफेज फर्स्ट आया यहाँ पे, या जब साइटोकाइनेसिस हुआ, तो यहाँ पे देखिए टेलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन गए, फिर से जो न्यूक्लियस थे वो रीअपियर हो गए। अब यहाँ पे जो सेल डिवाइड हुआ 2 सेल में हो गए। अब यही 2 सेल आगे चल के मियोसिस सेकंड परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, सेम एज माइटोसिस होगा मियोसिस सेकंड, ठीक है। जो प्रोफेज सेकंड होंगे यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन, वो भी क्या हो जाएंगी, टूटने लगेंगी। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम होंगे इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। जो यहाँ पे काइनेटोकोर होंगे कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमैटिड के पास प्रेजेंट है, इससे क्या हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो रहे हैं अपोजिट पोल में, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम में, जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो रही है, टूट जा रही है, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो भी क्या हो रही है, सेपरेट हो जा रही है अपोजिट पोल में। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा सेंट्रोमियर, तो ये वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ, ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ, जैसे यहाँ देखने को मिलेगा ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ, ये वाली यहाँ। लेकिन जैसे टेलोफेज सेकंड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे गए, इनके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस थे अब दोबारा से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब इनके ऊपर पूरा न्यूक्लियर इन्वॉल्व आ गया तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस तो रह नहीं सकते हैं, आगे करेंगे साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो देखने को मिलेगा कि एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड यहाँ पे एक सेल से यहाँ पे 4 सेल देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात ये है मियोसिस में कि जो पेरेंट सेल थे वो कैसे थे, डिप्लॉयड थे, ठीक है। लेकिन एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिले। मतलब कि मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होंगे पेरेंटल सेल के वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4 सेल में। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो गए तो इसका मतलब कैसा डिवीजन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब अच्छाइयाँ देखते हैं कि क्यों मियोसिस होता है। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically result in the reduction of the chromosome number by half. Meiosis एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन किसमें होगा, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम नंबर मेल में है, 46 क्रोमोसोम नंबर फीमेल में है, इन्होंने गैमिट बनाया। तो गैमिट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, चाहे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो चाहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो गैमिट बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। अगर यहाँ पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता
होता है, गैमेट बनाता तो माइटोसिस करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो गया, ठीक है। मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर से 46 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मियोसिस है ये क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन कर रहा है किसी भी स्पीसीज का। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है कि ये ऐसा मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, जब उनके डॉटर सेल बने हुए हैं उनमें क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे देखा है ना, 46 क्रोमोसोम है, उसने मियोसिस किया, जब भी उसने यहाँ पे गैमेट्स बनाए होंगे या फिर जो सेल बनाए होंगे, 4 यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बने होंगे, ठीक है, इस तरीके से 23 तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा पेरेंटल सेल का, वो उनके जो डॉटर सेल हैं या प्रोजेनी वाले जो सेल हैं उनके क्या होंगे, हाफ, यहाँ पे हाफ हाफ होगा इनका, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। इट इज ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि मियोसिस अगर हो रहा है तो मेल के पास अपना खुद का क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास अपना होगा, ठीक है। उसने 23 गैमेट के थ्रू दिया, ठीक है, जो मियोसिस होके गैमेट बने, मान लीजिए स्पर्म बना, फीमेल का क्या हो गया, एग बना 23, आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जो भी बना है 46 करके, जो भी जाइगोट बना है इसके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम मेल से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम किससे आ रहे हैं, फीमेल से आ रहे हैं, जिसकी वजह इसके पास क्या है, इसके पास वेरिएशन है, ठीक है। बोल सकते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, और ये हर जनरेशन में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और मियोसिस हो रहा है, ठीक है। वेरिएशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए। अगर आगे चल के फ्यूचर में इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो गया या फिर कुछ अचानक से म्यूटेशन हो गया, तो अगर वेरिएशन, जिस पॉपुलेशन या जिस स्पीसीज के पास वेरिएशन है वही स्पीसीज क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। तो बोल सकते हैं जो मियोसिस है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब भी गैमेट बनाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, वहाँ पे मियोसिस होगा। और मियोसिस में ये भी देखने को मिलता है कि जो डॉटर सेल हैं, ठीक है, जो अपने पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बने, उनका जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा एज कम्पेयर टू पेरेंटल सेल, ठीक है। इसके अलावा जो भी बोल सकते हैं मियोसिस क्या करता है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी देता है किसी भी पॉपुलेशन की ऑर्गेनिज्म को हर जनरेशन में, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे आगे चल के। और जो भी गैमेट्स होगा 23 क्रोमोसोम जो होंगे मेल गैमेट्स में रहेंगे, जो भी गैमेट्स बनेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के थ्रू बनेंगे, तो जो गैमेट्स रहेंगे उनके पास 23 क्रोमोसोम रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल के गैमेट हो। आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बन जाएंगे, फिर से रिस्टोर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट से जो भी एम्ब्रियो बनेंगे, फिर एडल्ट बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसमें क्या होगा 23 क्रोमोसोम मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। और ये वेरिएशन आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि इवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प मिल सके। आगे चलते हैं, समरी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा कि हम जानते हैं सेल थ्योरी से, ठीक है, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी, या फिर बोल सकते हैं कि जो फाइनल शेप था सेल थ्योरी का, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चोट ने दिया था 1855 में। उन्होंने कहा था कि जो नए सेल हैं वो किससे बन रहे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो नए सेल बन रहे हैं वो किससे बन रहे, जो पुराने वाले सेल थे ना, उसने ही क्या किया, सेल को ग्रोथ किया और डिवाइड करके नए नए सेल बना दिए, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच दिस अकर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जो ये प्रोसेस होता है नए नए सेल बनने का, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी जो लाइफ साइकिल है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक सिंगल सेल जाइगोट से। ये डिप्लॉयड है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, बात करते हैं ह्यूमन क्या है, उनके पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमेट्स बने मेल या फीमेल गैमेट, तो उनके पास क्या 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। जब आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से डिप्लॉयड कंडीशन आगे 46 क्रोमोसोम। तो अब वहां से जाइगोट से जो इंडिविजुअल बना होगा, तो उसकी लाइफ तो शुरुआत कहाँ से हुई होगी, एक सिंगल सेल से तो हुई, ठीक है, जाइगोट से हुई, ठीक है। सेल डिवीजन डू नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यू थ्रू आउट इट्स साइकिल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि जो सेल डिवीजन है ये बंद नहीं होता है, चाहे ऑर्गेनिज्म मैच्योर ही क्यों ना हो जाए। सेल डिवीजन पूरे जीवन काल तक, मतलब पूरे जीवन भर क्या होगा, सेल डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, चाहे ऑर्गेनिज्म मैच्योर क्यों ना हो जाए। आगे देखते हैं, द स्टेज थ्रू विच इज सेल पास फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल, ठीक है। जो स्टेजेस हैं जो सेल पास करता है एक डिवीजन से दूसरे, इसको बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। द सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो सेल साइकिल इनके 2 फेजेस है। पहला इंटरफेज, अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। इंटरफेज एक ऐसा पीरियड है जिसमें सेल मोस्ट ऑफ द टाइम, बोल सकते हैं मोर देन 95% अपना सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वहीं पे
स्पेंड करता है, ये रेस्टिंग फेज है यहाँ पे, ठीक है। माइटोसिस को एम फेज कहते हैं, द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे जो सेल है ये अपना लेस देन 5% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन का यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। और यहीं एम फेज में क्या हो रहा है, एक्चुअली सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इंटरफेज में जा क्यों रहा है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितनी भी चीज़ें एसेंशियल हैं, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है कि सेल डिवीज़न में हो, उतनी सारी चीज़ें कहाँ बन रही हैं, G1S G2 फेज में। अब देखते हैं आगे, इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1S G2 फेज। जो इंटरफेज है, ठीक है, इनमें 3 फेजेस पाए जाते हैं या सब डिवीज़न होते हैं। मान लीजिए G1S G2 फेजेस। अब एक एक करके पढ़ते हैं। G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रो एंड कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। G1 फेज ऐसा फेज है जिसमें सेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मतलब साइटोप्लाज्म उसका बढ़ता जा रहा है और इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सबसे खास बात या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि चैप्टर में नहीं समरी में दिया गया है G1 फेज के बारे में, यहाँ देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेट ऑल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज। ज़्यादा करके जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, G1 फेज में होते हैं, ठीक है। यस फेज मार्क दैट द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। यस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन हो ही रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा यस फेज में। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन वगैरह कहाँ बन रही है, यस फेज में बन रही है। आगे देखते हैं, G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। जो G2 फेज है इनमें भी कुछ प्रोटीन वगैरह बनती हैं जो कि एसेंशियल ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है कहाँ पे, माइटोसिस होने में, सेल डिवीजन होने में, ठीक है। और G2 फेज में भी क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता ही रहता है, चाहे G1 हो, यस हो, G2 हो, ठीक है। तीनों में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा सेल का वो बढ़ता ही रहेगा। माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेज, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज। जो माइटोसिस है ये 4 स्टेज होते हैं इनके भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज। क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज, ठीक है। जो क्रोमोसोम है अब पूरी तरीके से कंडेंस्ड होंगे, कहाँ कंडेंस्ड होंगे, प्रोफेज में होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर के इन्वॉल्व हो गए, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे प्रोफेज में। इसके अलावा बोल सकते हैं गोल्गी अपरेटस हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, न्यूक्लियस, ये सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, प्रोफेज में माइटोसिस के। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल होंगे वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द स्पेंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे। तभी तो मान लीजिए सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो सेंट्रियोल है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो भी क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होंगे वो किससे जुड़ रहे हैं, सेंट्रियोल से जुड़ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल स्पेंडल फाइबर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, न्यूक्लियस का मटेरियल कैसे साइटोप्लाज्म में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो सब तो टूट गई होंगी, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है सब कुछ ब्रेक हो गया होगा, तभी तो क्रोमोसोम इजीली साइटोप्लाज्म वाले सेंट्रियोल के साथ अपना रिश्ता बना पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटर प्लेट, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो अलाइन करेंगे, इक्वेटर पे अलाइन करेंगे। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, अब देखिए एनाफेज आएगा। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द 2 अपोजिट पोल, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम इक्वेटर पे है, मान लीजिए मेटाफेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम क्या है, इक्वेटर पे इस तरीके से, और काइटोकोर से यहाँ पे जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज करिए एनाफेज जैसे ही आया माइटोसिस का, तो जो भी सेंट्रोमियर हैं, ठीक है, जो 2 क्रोमेटिड को जोड़े हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जो भी क्रोमेटिड को जोड़े हुए हैं सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, एनाफेज में ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये अपने अपोजिट पोल पे कहाँ चली जाएंगी, मूव कर जाएंगी, ठीक है। Once the chromatid reach to the 2 pole, the chromosomal elongation start, nucleolus and the nuclear membrane reappear। जैसे ही क्रोमेटिड अपने दूसरे पोल पे क्या कर जाएंगी, पहुंच जाएंगी, उसी समय क्या होगा, क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, इलोंगेशन स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है, बनना स्टार्ट होने लगेगा। इसके ऊपर से क्या आने लगेगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में होगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं टेलोफेज में हो रही हैं, क्योंकि अभी टेलोफेज की कहानी होगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस हो गया या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या होंगे, दोबारा से आने स्टार्ट हो जाएंगे टेलोफेज में, और
गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खत्म हो गए थे, मतलब गायब हो चुके थे प्रोफेज में, अब टेलोफेज में आना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस स्टेज इसका टेलोफेज, इस स्टेज को टेलोफेज कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसका साइटोकाइनेसिस। अब जैसे ही कैरोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, इसके जस्ट बाद साइटोप्लाज्म का भी क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, और इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, चाहे प्लास्टिड हो गई, ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, साइटोकाइनेसिस के टाइम, क्योंकि हम जान गए काइरोकाइनेसिस में जितनी सारी मटेरियल थी ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन अब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा कौन प्रेजेंट है, प्लास्टिड अगर प्लांट सेल है तो ये क्या होंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसमें, जो भी डॉटर सेल बनेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कब, साइटोकाइनेसिस के टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं माइटोसिस थस ए इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट्स इज कंजर्व इन द डॉटर सेल। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। जो भी पेरेंट सेल होगा जब अपने डॉटर सेल में डिवाइड होगा, मान लीजिए 2 सेल बनाए उसने, तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम होंगे उतने सेम क्रोमोसोम किस में जाएंगे, डॉटर सेल में जाएंगे। तो ये कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, मीन्स जो बंटवारा हो रहा है डॉटर सेल में बराबर बराबर का होगा क्रोमोसोम का। आगे चलते हैं। इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस अकर इन द डिप्लॉइड सेल विच आर डिस्टिनी टू फॉर्म गैमेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस किस में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। इनका काम क्या है, इनका भाग्य क्या है, इनका भाग्य यही है कि गैमेट बनाएगी, ठीक है। जितने भी डिप्लॉइड सेल होंगे, ठीक है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो जो भी वो गैमेट बनाएंगे 23 क्रोमोसोम का, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस डिप्लॉइड सेल में होते हैं गैमेट बनाने के लिए। It is the reductional division since it reduce the chromosome number by half while making the gamete। ये ऐसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। जो भी पेरेंट सेल हैं, जो भी क्रोमोसोम होंगे, जब वो 4 गैमेट बन गए, मीन 4 डॉटर सेल बन गए, उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन 2 गैमेट फ्यूज द क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर टू द वैल्यू ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम मेल में है, 46 फीमेल में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मियोसिस करके गैमेट बना लिया 23 क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम का, ठीक है। मियोसिस का तो काम खत्म हो गया। मियोसिस कहाँ पे होगा, जो डिप्लॉइड सेल होंगे जब वो गैमेट बनाएंगे तब होगा। तभी तो यहाँ पे बोला गया कि जो डॉटर सेल है, ठीक है, ये डॉटर सेल जो है ये पेरेंटल सेल के आधी है, मतलब इनके जो क्रोमोसोम नंबर है जो डॉटर सेल के, वो किसके हाफ है, पेरेंटल सेल के। इसीलिए मियोसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे गैमेट्स बन गया, अब आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जाइगोट जो बनेंगे 46 क्रोमोसोम फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमेट्स बने हैं, ठीक है, जिनमें हाफ ऑफ क्रोमोसोम है, ये फिर से रिस्टोर हो जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट के फॉर्म में। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस डिवाइड हुआ है 2 फेजेस में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में। In the first meiotic division, the homologous chromosome pair to form a bivalent and undergo crossing over, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट की बात करते हो भी, प्रोफेज फर्स्ट की बात की गई है। यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो बाइवैलेंट बनाएंगे या फिर टेट्राड बनाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, एक दूसरे के होमोलॉगस से। अब क्या करेंगे, एक साथ क्या बना लिए, बाइवैलेंट स्ट्रक्चर बना लिए। इनमें क्या हो गया, सिनेप्सिस हो गया, पेयरिंग हो गया, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम ही रहेंगे, मीन्स बोल सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। अब देखते हैं, मियोसिस फर्स्ट हैज लॉन्ग प्रोफेज विच आर सब डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस। जो मियोसिस फर्स्ट है, इनके पास प्रोफेज जो है लॉन्ग है। इनमें 5 फेजेस आते हैं, या फिर बोल सकते हैं 5 सब डिवीजन हुए, किसके अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। दीज आर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जो ये 5 सब डिवीजन हुए प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट के, ठीक है, कौन है, लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस है। ड्यूरिंग द मेटाफेज फर्स्ट द बाइवैलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अगर मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बाइवैलेंट बने वो कहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे, ये वाले स्ट्रक्चर देखिए, अरेंज हो जाएंगे किस पे, ये देखिए बाइवैलेंट जो स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे अरेंज हो गए, यहाँ पे इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए। ये बाइवैलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक साथ आके अरेंज हो गए। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज फर्स्ट इन विच द क्रोमोसोम, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल विथ दी बोथ ऑफ दियर क्रोमैटिड। ये इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ दियर क्रोमैटिड का मतलब है कि क्रोमोसोम के पास अभी भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट है एनाफेज फर्स्ट में। बोला गया है कि जो एनाफेज फर्स्ट होगा, यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, अब क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं यहाँ पे,
लेकिन अभी भी जो इनके क्रोमैटिड हैं जुड़े हुए, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटा नहीं है। किस में नहीं टूटा? एनाफेज फर्स्ट में। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंटल सेल। ठीक है, जो दूसरे पोल पे चले गए हैं, कौन? जो क्रोमैटिड पहुंच गए हैं, या फिर बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम चले गए, इनके पास क्या? हाफ ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, इन टेलोफेज फर्स्ट की बात करते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियस जो गायब हो चुके थे अब दोबारा से बनेंगे। ठीक है, मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो मियोसिस सेकेंड है सेम किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह है। ड्यूरिंग द एनाफेज सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ड्यूरिंग द एनाफेज सेकेंड द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। मतलब कि एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ, जो सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी एनाफेज फर्स्ट में जुड़ी हुई थी, अब क्या हो जाएंगे? एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगी। ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, पहले एनाफेज फर्स्ट का देखिए, इसके बाद देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ। देखिए क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, मतलब अपोजिट पोल पे चले गए, लेकिन अभी भी ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, मतलब क्रोमैटिड अभी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एनाफेज सेकेंड में क्या होगा कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी सेंट्रोमियर यहाँ पे रहा होगा वो ब्रेक हो गया, तभी तो इसका एक क्रोमैटिड यहाँ है, इसका दूसरा क्रोमैटिड यहाँ, ये क्रोमैटिड यहाँ, ये क्रोमैटिड यहाँ। मतलब कि एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ, क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड थे वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, थस एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। ठीक है, अगर ये बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुए होते या सेंट्रोमियर अभी टूटा नहीं होता तो 4 सेल नहीं बन पाते, तब भी 2 ही सेल रहते। तो एनाफेज सेकेंड में जैसे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमियर जैसे टूट गया, इसके बाद से आगे क्या होगा? एनाफेज सेकेंड के बाद टेलोफेज सेकेंड आएंगे। टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा कि जो भी क्रोमैटिड अलग हुए हैं अपोजिट पोल पे, उनके ऊपर क्या होगा? इस तरीके से क्रोमैटिड अलग हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे उनके ऊपर न्यूक्लियर एनवल्प आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बोल सकते हैं कि जो भी न्यूक्लियस गायब हुए थे अब दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी अब फिर से न्यूक्लियस बन गया, सब कुछ हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? सेल डिवाइड हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द मियोसिस हमको क्या देखने को मिलेगा? 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेंगे। अगर माइटोसिस होता तो 1 सेल से 2 सेल बन रहे हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर होगा पेरेंट सेल का क्या होगा? सेम होगा प्रोजेनी सेल में। तो कैसा हो गया डिवीजन? इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, बराबर। लेकिन अगर बात करेंगे मियोसिस का, तो मियोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होंगे वो डिप्लॉयड है। ठीक है, इनका मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, सबका एट द एंड देखा गया कि एक पेरेंट सेल से क्या बन रहे? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो पेरेंट सेल में जो भी क्रोमोसोम है उनका हाफ किस में प्रेजेंट है? जो डॉटर सेल बने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मियोसिस है वो कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, आज के चैप्टर तो पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे के जो भी क्वेश्चन है आप इसको करिएगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई भी करूँगी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।